कि ये बर्डविक प्रोटोकॉल जब इतना बढ़िया इलाज है, 90% सफलता देता है, तो ये हमारे एलोपैथिक अस्पतालों में क्यों प्रचलित नहीं है? तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि एक तो ये एलोपैथी का ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरा, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि एलोपैथी कैसे डेवलप हुई। तो कई डॉक्टरों ने मिल करके और एक एलोपैथी की शुरुआत की। बहुत मेहनती और बहुत अच्छे इरादों को लेकर ये विधा शुरू की गई। इसका उद्देश्य था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कई नए नए प्रोग्राम, प्रिवेंशन के प्रोग्राम आए। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, स्मॉल पॉक्स कंट्रोल प्रोग्राम, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जो जो एलोपैथी विकसित होती गई, नए नए टेस्ट आते गए, नई नई डायग्नोसिस की मशीनें बनी, नई नई दवाइयाँ बनने लगी, और इस तरीके से धीरे धीरे इस साइंस में दवाई बनाने वाली कंपनियों का दखल बढ़ता गया। ये जो मेडिकल साइंस थी वो धीरे धीरे मेडिकल इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गई, और इन्होंने एफडीए, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और भी जो है सरकारी संस्थाओं को रिश्वत खिलाकर उनको अपने फेवर में कर लिया, और डॉक्टरों को अपनी कठपुतली बना लिया, रोबोट बना दिया। मतलब आज की तारीख में तो स्थिति है कि हम डॉक्टर्स का सिलेबस, हम क्या बोलेंगे, हम कैसे काम करेंगे, हम कौन सी दवा लिखेंगे, ये सारा एक सॉफ्टवेयर के जरिए होता है जो ये मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं। मतलब वी आर जस्ट रोबोट्स। तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां डॉक्टरों को गिफ्ट देती है, रिश्वत देती है, फॉरेन टूर्स करवाती है और फंसाने की कोशिश करती रहती है। और शुरू में डॉक्टर्स इनके प्रलोभन में आ भी नहीं रहे थे, पर धीरे धीरे इन्होंने अपना जाल में सबको फंसा ही लिया। तो आजकल इनका जो उद्देश्य है वो प्रिवेंशन नहीं है। आजकल इनका उद्देश्य है पहले बीमार करो फिर उपचार करो। आजकल तो दवाइयों का उपचार करने का तरीका, उनके प्रोटोकॉल भी इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आदमी न तो पूरी तरह ठीक हो, न वो मरे, बस जिंदगी भर उनकी दवाइयां खाता है। एक बात और है एलोपैथी में कि वही दवा पेटेंट हो सकती है जो फैक्ट्री में बनाई जाए, और फिर उस पर मनचाही कीमत वसूल की जाए। तो नेचुरल चीजों का पेटेंट हो नहीं सकता, इसलिए अब एलोपैथी में नेचुरल चीजों का तो प्रयोग हो ही नहीं सकता। तो कैंसर के मामले में एलोपैथी की मेरे ख्याल से तो दिशा ही गलत है, क्योंकि वो जो कैंसर की गांठ होती, जो ट्यूमर होता है, वो उसे ही बीमारी समझते हैं, जबकि बीमारी कुछ और है, ट्यूमर कैंसर का लक्षण है। ये बात अब साबित हो चुकी है। लेकिन वो उसी ट्यूमर को नष्ट करने में, जलाने में लगे रहते हैं। उसे सर्जरी से निकाल देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं, और 97 मामलों में वो दोबारा लौट के आता है। लेकिन अब उनको इस उपचार से इतनी इनकम हो रही है, इतना पैसा मिल रहा है, लाखों रुपए के इंजेक्शन होते हैं, कि वो अब यू टर्न नहीं लेना चाहते। तो ये चाहते ही नहीं कि कैंसर ठीक हो, बस ये चाहते हैं कि कैंसर के पेशेंट से किस तरीके से ज़्यादा पैसा वसूल किया जाए। और आजकल क्या हो रहा है, जो एक बार उनके चंगल में फंस गया, उसके 10, 20, 25, 30, 35, 50
1 करोड़ रुपया खर्च होना मामूली बात है। इसके बाद भी वो मरीज बचता नहीं है। मतलब आप ये देखिए कि जो डॉक्टर ओटो वार्बर का साइंस है, उन्होंने कैंसर के कारण का पता लगाया था और उनको इस खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला है 31 में। लेकिन उनके विज्ञान को कैंसर की किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता, किसी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता। क्योंकि अगर अगर डॉक्टर्स को कैंसर का कारण पता लग गया तो वो उसका निवारण पूछेंगे। यहां तो यह है कि भाई ट्यूमर हुआ उसको जलाओ। ये कैसी विधा है जो कारण बिना जाने बीमारी का निवारण करना चाहती है? बर्डविक प्रोटोकॉल या दूसरे अच्छे उपचार हैं, ये उनको तवज्जो क्यों देंगे जबकि वो साइंटिफिकली प्रूवन है, वो कैंसर के कारण पर प्रहार करते हैं, अच्छी सफलता देते हैं। 90% बर्डविक की सक्सेस रेट है। एलोपैथी की रेट 3% है। लेकिन उन्हें कैसे बर्दाश्त होगा कि जिस कैंसर को ठीक करने के लिए हम लाखों रुपए ले लेते हैं, उसे आप अलसी के तेल और पनीर से ठीक कर दोगे? ऐसा कैसे होगा भाई? हम कैसे कमाएंगे? एक बार मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि फार्मास्यूटिकल कितना प्रॉफिट कमाती है, किस तरीके से काम करती है। उन्होंने उसमें लिखा कि अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हमारी कार बनाने वाली कंपनियां, अगर ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तर्ज पर उनकी तरह काम करना शुरू कर दे, तो इंडिया में मारुति 800, अब तो बंद भी हो गई है, उसकी कीमत फरारी कार के बराबर हो जाएगी, 5 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 200-400 कारें इंडिया में घूमेंगी फिर। तो दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि हमें कौन सा उपचार हमारे लिए चुनना चाहिए। आपको इनके साइड इफेक्ट समझने पड़ेंगे। इतने सारे साइड इफेक्ट हैं। हमारे एक मित्र थे, उनकी 4 साल की लड़की को जर्म सेल ट्यूमर हुआ, एलोपैथी से ट्रीटमेंट करवाया, 50-60 लाख रुपए खर्च हुए और बच्ची 2-2.5 साल जिंदा रही। कोई प्रोग्रेस नहीं। एक और है हमारे परिचित जो एलोपैथी के चंगुल में फंस गए। लंग कैंसर था उन्होंने कीमो की गोली पकड़ा दी। 2-4 दिन ली उन्होंने, साइड इफेक्ट होने लगे। फिर उनका कह रहे 1 दिन छोड़ के 1 दिन ले लेता हूं। ऐसे 1.5-2 महीने उन्होंने उसको लिया। महीने की गोलियां 25-1 हज़ार रुपए की थी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? कैंसर ब्रेन में पहुंच गया। अब उन्होंने कहा 5 रेडिएशन देंगे, ब्रेन में पहुंच गया। रेडिएशन दिया तो और डाउन हो गए, मेमोरी लॉस हो गया और दुनिया भर के साइड इफेक्ट हो गए। वीकनेस हो गई, भूख खत्म हो गई, कमजोरी ज्यादा। तो ये स्थिति है। तो आपको अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करना चाहिए कि जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या क्या हैं। आप गूगल पर पढ़िए, उनसे अच्छी तरह पूछिए, लोगों से मिलिए और अपने विवेक से काम लीजिए। वरना अगर आप उनके चंगुल में फंस गए तो पैसा तो जाएगा ही सही, मिलेगा भी कुछ नहीं। गांव के बेचारे लोग, गरीब लोग या शहर के भी गरीब लोग जो अपने मरीज के कैंसर का उपचार करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, उन पे विश्वास कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि चलो हमारा मरीज ठीक हो जाएगा तो कोई बात नहीं, घर भेज देते हैं, खेत खलियान भेज देते हैं। सब कुछ बर्बाद होने के बाद उनका मरीज भी बचता नहीं है। तो दोस्तों, सोचिए, आपके पास कुछ अच्छे उपचार अवेलेबल हैं। आप बर्डविक को जानने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप
मेरे कहने से बडविक लीजिए, नहीं नहीं, आप बडविक के विज्ञान को समझिए। दूसरी वीडियो से आप देखिएगा कैसे काम करता है। क्या ये मालूम में नहीं कुछ, क्या ये सचमुच कैंसर के कारण पर प्रहार करता है? आप समझिए, उसके बाद में फॉलो कीजिए। थैंक यू।